इक्विटी में इन्वेस्ट करना मैंने बंद कर दिया। इक्विटी में इन्वेस्ट करना क्यों बंद कर दिया कि भाई समझ में आया कि भाई हम सबको समझाते हैं म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। मैं जब कमाता था पैसे बचाता था, लेकिन वो पैसे बचाता था मैं अपने म्यूचुअल फंड, SIP वो सब मैं भी करता था। तो सेक्टर वो चलता है जहाँ पे पिछले 10 साल में सबसे कम कैपिटल लगा हो। लेकिन उसके लिए क्या है कि भाई रियल एस्टेट साइकिल एक जगह पे होना चाहिए, आपने इन्वेस्ट कहाँ पे किया वो होना चाहिए। ये आप ट्विटर वालों के लिए कह रहे हो कवर कर रहे हो सर। आज की कॉन्वर्सेशन थोड़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ी डिटेल्ड होने वाली है। आपको खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग में काफी मदद मिलेगी। तो अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है, मैं अपफ्रंट ही आपको बोल देता हूं, ये वीडियो मत देखिए। इट्स एब्सोल्युटली हो गया, शांति से देखिएगा जिस समय हो, और अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि किस तरीके से सर ने खुद ने अपनी फाइनेंशियल जर्नी में फ्रीडम को पाया है और क्या क्या स्टेप्स को फॉलो किया है। देखिए, हमें लगता है कि आज के दिन आशीष सर इस CEO ऑफ वाइट ओक कैपिटल तो बड़े आदमी हैं, बहुत पैसा है, क्या जरूरत है फाइनेंशियल फ्रीडम की। पर स्टार्टिंग कहां से हुई थी और कैसे इस जर्नी तक पहुंचे, बहुत कुछ सीखने वाला है। चलिए सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हाउ आर यू सर, कैसे हो? बढ़िया, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। अरे ऑलवेज प्लेजर सर। कैसे जर्नी स्टार्ट हुई थी सर? बिल्कुल इनिशियल जर्नी से बात करेंगे। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। हम क्या करते हैं, आपने अपने खुद का पहला 1 करोड़, पहला 10 करोड़ कैसे पाया था? क्या वो सिंपल था, डिफिकल्ट था, और वो जर्नी क्या थी? उस समय एसेट एलोकेशन क्या था? आज आपका एसेट एलोकेशन काफी डिफरेंट होगा जी। उस जर्नी को कवर करते हैं। सो आनंद, एक्चुअली देखिए क्या होता है, नॉर्मली आप इतने बड़े दिग्गज इन्वेस्टर है, समझो मिस्टर झुनझुनवाला है, राइट। किसी भी इन्वेस्टर की जर्नी, मतलब हम तो उस लीग में नहीं है, बट कोई भी बड़ा आदमी, छोटा आदमी, किसी भी इन्वेस्टर की जर्नी में हमेशा है ना एक इनिशियल कॉर्पस कहाँ से आएगा। देखिए, क्योंकि डिस्कशन सारी होती है कंपाउंडिंग की, लेकिन कंपाउंडिंग तो तब होगा ना जब कोई इनिशियल कॉर्पस आएगा। और अपन जब स्टार्ट करते हैं, समझो मैंने स्टार्ट किया तो मेरी साल की तनख्वाह 50,000 रुपये थी, राइट। ठीक। और वो कहाँ पे स्टार्ट किया था आपने, कब, कौन सा साल? आप बिल्कुल मैप के साथ चलिए। 1997। सो 1993 से लेकर के 1997 इंजीनियरिंग किया, करेक्ट। इंजीनियरिंग करने के बाद एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन मैनेजर बन गए। तो नाम फैक्ट्री का? हाँ, तो वो बॉम्बे की कंपनी थी, कड़ाकिया प्लास्टिक्स। 1997 में आप वहाँ पे बने? 1997, हाँ। 50,000 रुपये महीना? 50,000 रुपये साल का भाई। ओह सॉरी 25 years, नॉट टुडे। नो, आई कैन रिलेट टू इट। ठीक है। आज तो 50,000 रुपये महीना कम है, तभी 50,000 रुपया साल का था। हमें लगा CEO आदमी है, मतलब ठीक है। तभी तो कुछ नहीं थे ना भाई। ठीक है, 50,000 रुपये साल का स्टार्ट हुआ। हाँ, तो प्रोडक्शन इंजीनियर था, फिर वो छोड़ दिया। फिर मेरी सिस्टर, क्योंकि मेरी सिस्टर मेरी फीस वगैरह भरती थी, तो एंड देन शी वुड गेट मैरिड, तो मैं मेरी सिस्टर पे डिपेंड करता। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि भाई जब तक मेरी शादी नहीं हुई तब तक तुम कुछ और पढ़ाई कर लो, वरना ये फैक्ट्री में काम करके तुम्हारा कुछ होने नहीं वाला है। तो उसके बाद NMIMS में एडमिशन मिला मुझे, पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनेंस में। वो करने के बाद तो तब क्या, पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनेंस करने के बाद भी साल की तनख्वाह 3 लाख होती थी। तो 50,000 से ये आप 2001 की बात कर रहे हो रफली? 2000 में। और इनफैक्ट इंसिडेंटली आज आप मुझे मिले हो तो मैं आपको एक ट्रिविया बताता हूँ। आज है 11 मई 2024। तो 1999 में मैं ICICI म्यूचुअल फंड में समर ट्रेनी होता था। फिर क्योंकि पैसे की ज़रूरत थी तो इनफॉर्मली स्टाइपेंड पे काम करता था। तो जिस दिन मुझे फाइनली ऑफर लेटर दे करके कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय बनाया गया, वो था 11 मई 2000। तो आज 24 ईयर्स हुए। वाह, कांग्रेचुलेशंस, लॉन्ग टाइम सर। हाँ, जब लॉन्ग मतलब एज का पता चलता है। मेरे को भी आज पता चला सर की एज क्या है। मैं अभी तक समझता, मैं अभी तक भैया बोलता था, उसके बाद भैया बोलना बंद कर दिया मैंने। कहा ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। बोलना चलेगा, नाम से बोला। ठीक है। सन 2000 में आपने एजुकेशन कर ली फाइनेंस में। करेक्ट। हाँ, सो मैं यही बोलता हूँ कि एक्चुअली जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि भाई कॉर्पस कहाँ से आएगा ना। सी आप कंपाउंड कर, मतलब 1 रुपये को कंपाउंड करोगे, कंपाउंड किसको करोगे? बेस कैपिटल चाहिए। बेस कैपिटल तो चाहिए। तो हकीकत ये है, जो पिछले दिनों पे मुझे किसी ने पूछा था मेरे एसेट एलोकेशन के बारे में, जिसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो गई थी। तो हकीकत ये कि भाई या तो आप ट्रेडिंग करके छोटे कैपिटल से FNO करो, छोटे कैपिटल से ट्रेड करके बड़ा कैपिटल बनाओ। उसमें आप सिखाते हैं, लोग काफ़ी करते भी हैं, लेकिन तभी मैंने वो सब नहीं किया। और मैं तो एक म्यूचुअल फंड कंपनी में काम करता, तो ट्रेडिंग वगैरह ये सब के रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। तो इनिशियल कैपिटल जो मैंने बनाया, वो हकीकत ये है कि भाई मैं जब कमाता था पैसे बचाता था, लेकिन वो पैसे बचाता था मैं अपने म्यूचुअल फंड, SIP वो सब मैं भी करता था, लेकिन 2,000 रुपये, 3,000 रुपये ऐसे SIP हो रही थी, तो काफ़ी समय लगता। तो मैंने एक चीज़ की थी कि भाई 2004 के साल में मैंने बॉम्बे में 6 लाख रुपए मैंने दिया। तो
तो समझो कहीं बोनस आ गया, कहीं कोई इंसेंटिव आ गया, एक साल अच्छा निकल गया, तो 81 लाख रुपीज़ का घर खरीदा मैंने। अब EMI पे तनख्वाह, हाँ मतलब तनख्वाह तो कुछ हिम्मत, मतलब बस हिम्मत ही थी, पैसा नहीं था। तो 6 लाख रुपए मैंने दिया, 75 लाख रुपए बैंक ने दिया। और तब क्या होता था, आज बैंकें कुछ 80% तक देती हैं, तब बैंकें अगर माहौल ख़राब है, बैंकें 90% 95% तक फाइनेंस देती थी। एक बार मैंने 2009 में लोन लेके घर खरीदा था, तब बैंक ने मेरे को 100% फाइनेंस दिया था। वाह। आज के ज़माने में अलाउड नहीं है तो इसको। तब क्या हुआ कि 2004 में मैंने घर खरीदा। अभी इसमें बहुत सारा कंट्रोवर्सी है, जैसे आजकल लोग बताते लोन नहीं लेना चाहिए, दूसरा बताते घर भी नहीं खरीदना चाहिए। तो आज के कन्वेंशन के अनुसार तो मतलब आदमी, मैं गलत ही आदमी है भाई, इसने लोन भी ले लिया, घर भी ले लिया। बिकॉज मैंने जब घर खरीदा तब मैं था 27-28 साल का। तो उसके बाद क्या हुआ, जो इनिशियल कॉर्पस की आप बात करें, वो SIP, इन्वेस्टिंग, सेविंग, वो सब चल रहा था बढ़िया साइड पे। लेकिन आपने बोला फर्स्ट 1 करोड़ मेरे ख्याल में, तो फर्स्ट 1 करोड़ ऐसे ही बनता है भाई कि 2004 में मैंने 6 लाख रुपया डाला, बाकी 75 बैंक ने डाला। तो 2010 में तो घर 81 लाख का, 2010 में वो घर मैंने 2.25 करोड़ के आसपास बेच दिया। तो क्या हुआ फिर, तब तक लोन भरते भरते, और जब वो बिल्डिंग कंप्लीट हो गया तो मैंने घर भी रेंट पे दे दिया। तो आखिरी के 2 साल तो भाई रेंट ने EMI भी भरने में काफ़ी मदद की। तो वैसे वो आपके पहले 1 करोड़ आ गए। हाँ, तो वो बहुत ही कम कॉर्पस पे ज़्यादा रिटर्न बनाया। लेकिन उसके लिए क्या है कि भाई रियल एस्टेट साइकिल एक जगह पे होना चाहिए, आपने इन्वेस्ट कहाँ पे किया वो होना चाहिए। ये आप ट्विटर वालों के लिए कह रहे हो, कवर कर रहे हो सर। बट सर मुझे एक बात बताओ, जैसे 2003 में आपने घर लिया, अब 2003 से 2004 से 2008 तो मदर ऑफ ऑल बुल रन था, उसमें कुछ फायदा नहीं उठाया? नहीं, तो तभी हम लोग लेकिन भाई मैं अपने आप को बहुत डिसिप्लिन नहीं बोल सकता हूँ। अब मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, क्योंकि तब मैंने बोला मैं स्टार्ट किया तो मैं 23-24 ईयर्स का था। जब मैं ट्रेनी बना था ऐसे मैं 23 ईयर्स का था, राइट। तो तभी इतनी आमदनी थी नहीं एक्चुअली, क्योंकि फॉर द अर्ली पार्ट ऑफ द करियर 6 लाख 7 लाख 8 लाख इस तरीके की तनख्वाह होती थी, पैसा घर पे दे देते थे, करेक्ट। और उससे इतना मेजर, मतलब ठीक है, इक्विटी में इन्वेस्ट करना मैंने बंद कर दिया। इक्विटी में इन्वेस्ट करना क्यों बंद कर दिया कि भाई समझ में आया कि भाई हम सबको समझाते हैं म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। दूसरा क्या है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो कंप्लायंस होता है, ध्यान बढ़ जाता है आपका, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। तो 2004, 5, 6, 7 का जो वो दौर था, तब हमको भी रिटर्न मिले, हम भी मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन कॉर्पस नहीं था ना। मूल पे मिलता है ब्याज, तो अब मूल ही नहीं है तो किस बात का रिटर्न? एग्जैक्टली कॉर्पस ही नहीं। तो उस समय पे 2003 से 2010 के बीच में भी आप ICICI में काम कर रहे थे? एब्सोल्युटली यस। और फिर अब यहाँ से आगे की जर्नी? उसके बाद जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट प्रॉपर्टी से आया, मतलब प्रॉपर्टी भी अच्छी होती है। मैं भी हमेशा कहता हूँ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपको फ्रीडम ऑफ माइंड देती है। पीटर लिंच भी ये कहते हैं कि अगर आपके पास खुद का घर है, उसके बाद आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास एक पीस ऑफ माइंड रहता है। आजकल कहते तो है मत लो प्रॉपर्टी, बट उन्होंने भी कभी नहीं ली है। ये जो लॉजिक है ना कि भाई आपको रेंट पे ही रहना चाहिए, घर नहीं खरीदना चाहिए, ये सब लॉजिकल बात है, रैशनल है, लॉजिकल है। लेकिन ऐसे किसने कहा कि ह्यूमन बीइंग रैशनल और लॉजिकल है? भाई रैशनल और लॉजिकल होते तो कोविड में हम सब पैनिक नहीं करते, हम सब अपना घर बेच के पैसा लगा देते हैं मार्केट में, राइट। आपने बोला भी था और मेरी चैनल पे बोला था, सेम चीज कही थी। Absolutely. और वो मई 2020 का वीडियो है, मई या अप्रैल एंड का वीडियो था वो। एब्सोल्युटली यस। तो क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स रैशनल और लॉजिकल होते नहीं है। तो और दूसरा जो रियल एस्टेट का मैं बोलता हूँ, देखिए मेरे लिए जो रियल एस्टेट है ना, वो इक्विटी और इकोनॉमी का डेरिवेटिव है। मतलब ये मेरे को बहुत कोनंड्रम लगता है। लोग क्या बोलते हैं कि भाई आर्थिक व्यवस्था में तो मैं बहुत बुलिश हूँ, इक्विटी पे बहुत बुलिश हूँ, इकोनॉमी बहुत चलेगी, एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग चलेगा, सर्विसेज चलेगा, IT भी चलेगा, सब चलेगा। अरे भाई तो ऑफिस और कमर्शियल क्यों नहीं चलेगा? पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो घर क्यों नहीं बढ़ेंगे? तो क्या है कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए ना 2010 से 2020 में, उसमें रियल एस्टेट नहीं चला, तो लोग बस उसको मन बना लिए कि भाई अब तो नहीं चलेगा। बल्कि आई तो पर्सनली फील अगर कोई 10 साल तक एसेट क्लास नहीं चला है तो उसके प्रोबेबिलिटी चलेगा बहुत ज़्यादा होती है। एब्सोल्युटली राइट। सो आई थिंक दैट मेरा पूरा का पूरा करियर। और दूसरा चीज़ ये है कि जैसे आई हैव ऑलवेज इन्वेस्टेड इन इक्विटी एंड रियल एस्टेट बोथ, एंड जनरली इट हैज़ ऑलवेज बीन 50-50। दूसरा एक मिसनोमर है कि भाई हम इक्विटी में पैसा लगाते हैं तो हम क्यों रियल एस्टेट में करते हैं, राइट। एक्चुअली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज रियल एस्टेट मैनेज करती है। जब मैं ICICI में था वो लोग रियल एस्टेट फंड मैनेज करते थे। जब मैं मोतीलाल ओसवाल में था मेरा बेस्ट फ्रेंड रियल एस्टेट का CEO था, करेक्ट। तो एसेट मैनेजमेंट और इकोनॉमी, इक्विटी, ये सब में प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है, बिल्कुल इंक्लूडेड है, एब्सोल्युटली। तो आप मोतीलाल में कब शिफ्ट हुए फिर?
Yes, और फिर तो नेक्स्ट अब आपका- 1 से 10 की जर्नी कैसी रही? सो 1 से 10 की जर्नी में दोनों चीज़ों का, फिर देन द करियर। देखिए क्या है, जो आप जिस समय का सवाल पूछ रहे तब बहुत जूनियर लेवल पे काम किया, इतनी आमदनी नहीं थी। फिर मैं 2012 के एंड में सीईओ बना। मोतीलाल पे। यस। और आपने शिफ्ट कब लिया था? मैं सितंबर 2012 में मैंने क्विट किया, दिसंबर 2012 में डायरेक्टली एज अ सीईओ आपने ICICI ज्वाइन to- किया था। yes, मैं ICICI में सेल्स हेड था लास्ट रोल में, और सेल्स हेड से मोतीलाल ओसवाल में मुझे सिलेक्ट किया गया टू बी ए सीईओ। फिर उसके बाद एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे इक्विटी का, सी दैट कंपनी इज नोन फॉर अ कल्चर ऑफ इक्विटी। इक्विटी के अलावा कुछ करते नहीं है, करेक्ट। सो वहाँ से इक्विटी में इन्वेस्ट करना, वेल्थ अपनी आगे बढ़ाना, प्लस एक बात ऑनेस्टली ये भी होती है कि भाई जब आप सीनियर बन जाते हैं, एक सर्टन लेवल पे पहुंचते हैं, तब क्या होता है कि आपके स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, आपकी थोड़ी आमदनी भी बढ़ती है, तो उससे फिर जर्नी आगे बढ़ी। बट इट हैज़ ऑलवेज बीन इक्विटी एंड, जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया, रियल रियल एस्टेट। सो वो 10 करोड़ की जर्नी आप कौन से साल में पहुंचे थे? रफ आइडिया दे दो। 2018 होगा मेरे ख्याल में। 2018 होगा। और फिर उसके बाद भी आपने शायद एक वापस से प्रॉपर्टी ली थी। सो एक्चुअली क्या हुआ अनंत, दैट 2018 तक आपने बोला जैसे माइलस्टोन्स आने लगे लाइफ में, 2020 तक, 2020 सो उसके बाद ठीक है, वेल्थ क्रिएशन वगैरह जो भी पोर्टफोलियोज इन्वेस्ट किए थे वो बढ़े, स्टॉक ऑप्शंस थे वो बढ़े। 2020 जब ये जिस दौरान मैं आपसे बात कर रहा था, जैसे हमने पहली बार वीडियो रिकॉर्ड भी किया होगा, तो 2020 में मैं कैपिटल रिटर्न्स नाम की एक बुक पढ़ रहा था। उसमें एक्चुअली जो आपने अभी बताया ना 10 साल तक कोई सेक्टर नहीं चलता है, उसके पीछे का मैं आपको गणित बताता हूँ कि वो क्यों ऐसा बोलते हैं। सिंपल लॉजिक है, जब आप किसी चीज़ का रिटर्न्स बोलते हैं तो रिटर्न्स में एक न्यूमरेटर होता है। न्यूमरेटर मतलब कि भाई कैश फ्लोस, प्रॉफिट क्या आएगा, और डिनोमिनेटर ये होता है कि भाई आपने प्रिंसिपल या कैपिटल कितना लगाया है, तो न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। अब क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है ना वो न्यूमरेटर को अट्यून्ड होते हैं। हम सब कंपनी का प्रॉफिट कितना आएगा, कैश फ्लो कितना आएगा, वो सब के ऊपर सेल्स कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, मार्जिन कितना होगा, वो सब न्यूमरेटर वाली बातों पे लोगों का ध्यान होता है। लेकिन रिटर्न बनाने के लिए खास बात क्या है कि भाई पैसा कितना लगा, डिनोमिनेटर। तो जब आप एक सेक्टर की बात करते हैं, और आपने खासकर पिछले 10 साल की समझो एग्जाम्पल दिया, तो सेक्टर वो चलता है जहाँ पे पिछले 10 साल में सबसे कम कैपिटल लगा हो। तो 2020 में रियल एस्टेट वो सेक्टर था जहाँ पे 10 साल से कंसोलिडेशन, नंबर ऑफ प्लेयर्स घट रहे हैं, नंबर ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स दे वर रिड्यूसिंग, सेक्टर में प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं। बैंकों ने 10 लाख करोड़ का NPL लिख दिया था टोटल बेसिस पे। बैंक के रियल एस्टेट को बैड वर्ड मानती थी, इन्वेस्टर और कंज्यूमर रियल एस्टेट को बैड वर्ड मानते थे। तो यही तो बातें चल रही थी कि घर तो लेना ही नहीं चाहिए, रेंट पे रहना चाहिए, घर का दाम बढ़ता नहीं है, ये मिलता नहीं है, ये सब चीज़ें होने लगी थी। तो 2020 में अचानक मुझे ख्याल आया कि भाई चलो, और 2020 में अगर आप देखो ना सेकेंड हाफ में इक्विटी तो रिकवर बहुत अच्छा हो गया, स्टार्ट हो गया था, लेकिन तब मुझे ऐसा इंस्पिरेशन आया कि भाई यहाँ से रियल एस्टेट वुड एक्चुअली स्टार्ट टू। और रियल एस्टेट का ना और एक बेनिफिट है, जब मैंने पहले का अपने यूथ का भी एग्जांपल दिया, बट अदरवाइज देखिए जैसे आप कमर्शियल रियल एस्टेट करते हैं तो आप 1 रुपया लगाते हैं, बैंक 3 से 3.5 रुपये लगाती है। उसको अगर आप, वो प्रीलीज प्रॉपर्टी है तो जो रेंट है वो EMI भरता है, करेक्ट। अब समझो 3 साल में प्रॉपर्टी का दाम, आपने 4 रुपये का प्रॉपर्टी लिया है, आपने 1 रुपया डाला है, प्रॉपर्टी का दाम समझो हो गया 6 रुपया, राइट। बिकॉज कोविड के बॉटम से लेके अभी तक 4 रुपये की प्रॉपर्टी का दाम 6 रुपया 7 रुपया हुआ है वाकई में। सर, और टू बी वेरी ट्रू, जो हमारी वाली सिटीज़ है जैसे बी टाउन, सी टाउन, वहाँ पे तो 2.5-3 गुना हुई है। और अगर अच्छे समय पे अच्छी जगह ली हुई है, जैसे कोविड में भी हम लोग ने भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, 3.5 गुना है, 2.5-3 गुना है। तो बॉम्बे में अगर आप अच्छा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देखेंगे अभी, तो कोविड के बॉटम से लेके अभी तक इट इज़ एनीवेयर बिटवीन 70% अप टू 100% अप 100% हुआ है बॉम्बे में, करेक्ट। अगर आप कमर्शियल देखते हैं तो उसमें इस तरीके का मूवमेंट नहीं आता है, बट 40-50% का उसमें भी हुआ है, क्योंकि कोविड बॉटम में सब लोग उसका, बट रेंटल्स भी बहुत बढ़ गए, रेंटल्स भी बढ़ गए। सो आई थिंक दैट इज़ वाई आई डाइवर्सिफाइड। इसलिए आपने उस समय प्रॉपर्टी लिया। और इसमें का ना लर्निंग ये नहीं होना चाहिए कि भाई सबको इक्विटी के साथ रियल एस्टेट करना चाहिए। लर्निंग ये नहीं चाहिए, लर्निंग ये है कि ओपन माइंडेड होना चाहिए। सी दैट इज द लर्निंग। लर्निंग ये है कि ओपन माइंडेड होना चाहिए, कन्वेंशन को नहीं फॉलो करना चाहिए। सर, मैं मेरे को एक और चीज़ बताऊँ ना, जैसे 2010 से 2018 आप CEO भी रहे, उसके बाद में आपने CEO की जर्नी रही। उस समय पे
आपका एसेट एलोकेशन क्या था, कौन से कैप में था, डायरेक्ट स्टॉक्स था नहीं था, क्या था? सो डायरेक्ट स्टॉक्स मैंने मोटा मोटी आप समझोगे 2006-07 का जो मैं एग्जाम्पल दे रहा था उसके बाद से डायरेक्ट स्टॉक्स बंद कर दिया कम्प्लीटली। ठीक है। डायरेक्ट स्टॉक्स में समझोगे जब मेरे पे कोई कंप्लायंस का बंदेज नहीं है, राइट, जैसे कि मैंने मोतीलाल ओसवाल एएमसी का सीईओ था मैं, तो तब तो कभी डायरेक्ट इक्विटी नहीं किया। उसके बाद सितंबर 2020 में मैंने क्विट कर दिया। तो बीच में 1-1.5 साल ऐसा था जब यहाँ पे हम लोग एक्विजिशन कर रहे थे लेकिन हमारा म्यूचुअल फंड नहीं था, तो तब बीच में 1-1.5 साल जो मुझे समझ में आया थोड़ा बहुत मैंने इन्वेस्टमेंट किया। बट बाय एंड लार्ज आप मेरा पूरा करियर देखेंगे तो 99-2000 में डायरेक्ट इक्विटी किया होगा, थोड़ा बहुत 2005-6-7 में किया होगा, थोड़ा बहुत 2021 में, बस। तो अब 2-3 मेरे को आप patches। एसेट एलोकेशन बताओ सर, 2010 से 2018 के बीच में कैप वाइज भी बताना कि भाई स्मॉल कैप में क्या है, बैफ में क्या है, मल्टी कैप में क्या किया आपने? सो भाई आई विल बी ऑनेस्ट आनंद, मैं कभी बैलेंस फंड पर्सनली, नो बैलेंस फंड, नो डेट फंड, नो लिक्विड फंड, ये सब नो हाफ मेजर्स, मैं कभी कोई हाइब्रिड फंड ये सब मैं करता नहीं हूँ। Perfect. एक ही डिस्क्लेमर इसमें यह है कि रेगुलेटर हमको इंसिस्ट करता है कि हमारी पोस्ट टैक्स सैलरी का 20% हमारे फंड्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो रेगुलेटरी की वजह से मेरी सैलरी में से कुछ जाता होगा हाइब्रिड फंड्स वगैरह में, वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। मैं कभी आई डोंट पुट मनी, थोड़ा बहुत जो पैसे की ज़रूरत है तो लिक्विड फंड में होगा, बट आई डोंट पुट मनी इन एनी डेट और हाइब्रिड और एनीथिंग। इसका मतलब मेरी सबने करना चाहिए बट मैं तो नहीं करता। 100 इक्विटी। सो माय एसेट एलोकेशन में है ना, ये परसेंटेज केवल उतना ही चेंज होएगा कि भाई कभी रियल एस्टेट कितना है, कभी इक्विटी कितना है, उसके अलावा नहीं। और मिड कैप, तीसरा स्मॉल कैप, asset लार्ज class। कैप में जनरली स्पीकिंग मेरे को नहीं लगता है कि मैं कभी भी 50% से नीचे, स्मॉल एंड मिड कैप में मेरे को नहीं लगता है 50 के नीचे कभी गया होगा। कभी ज़्यादा गया होगा, कम नहीं हुआ रहेगा। तो सर, और आपकी जर्नी से मैं क्या समझ पा रहा हूँ, आपको जंप तो मिला एक बार प्रॉपर्टी से, सेकंड टाइम प्रोबेबली आपको प्रॉपर्टी और इक्विटी के कॉम्बिनेशन से जंप मिला, पर मेन जंप आपको अपने स्किल पे मिला, मतलब आपकी जॉब से मिला। सी एक्चुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला कि जो इन्वेस्टमेंट और ये सब हम बातें करते हैं वो एड ऑन हो सकता है, बट आपका एक कोर जो काम है वो होगा, वो अगर स्टेबल चलेगा तो फिर आप दूसरा जंप ले सकते हो। लेकिन आप केवल इन्वेस्टमेंट को अपना फुल टाइम बनाना आई थिंक रिस्की भी है, डिफ़िकल्ट भी बहुत ज़्यादा है। जैसे आप अभी मुझे पूछ रहे हैं, तब मैं टू बी ऑनेस्ट मैं कोई यहाँ पे पेपर या लैपटॉप लेके आया नहीं हूँ, तो आप जब मुझे पूछ रहे हैं तब मैं आपको बेस्ट एफर्ट बेसिस पे सारे जवाब दे रहा हूँ। इसका क्या मतलब है कि भाई आप समझ सकते हैं कि हफ्ते में मेरा आधा घंटा भी नहीं जाता होगा पर्सनल पोर्टफोलियो या पर्सनल चीज़ें सोचने के ऊपर, राइट। मेरी वाइफ है, वो मुझे हेल्प करती है, वो सब है, लेकिन पर्सनली आई डोंट स्पेंड सो मच टाइम। पर्सनली आई थिंक 95 to 99% ऑफ माई टाइम वो स्पेंड होता है मेरी टीम के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, वही होता है, करेक्ट। सो ये बात तो है कि एक अपना करियर में अपने को फोकस करना चाहिए और उसमें से कुछ अपना निकले। पर कुछ ऐसी गॉसिप, कुछ कहानियाँ, कुछ ऐसी स्टोरीज जो हमें नहीं पता, आपने कहा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा, मतलब सुन के हमें मज़ा आ गया। अच्छा, सो यू नो 2-3 चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कॉल देते हैं, राइट। जैसे किसी ने बोल दिया कि अभी चाइना ख़त्म हो गया, चाइना में पैसा लगा दो। पहले कोई मुझे किसी ने इनफैक्ट ट्वीट किया था मेरे को, आपको पता नहीं है ये, सितंबर अक्टूबर 2019 में मैंने अपनी टीम के साथ रेगुलेटर, जब मैं मोतीलाल ओसवाल में होता था, रेगुलेटर के साथ एप्लीकेशन डाला S&P 500 फंड लॉन्च करने का। अब आप जानते हैं कोई यूनिक सा फंड आप फाइल करेंगे तो टाइम लगेगा। अब मुझे क्या पता भाई कोविड होगा, तो मुझे तो मार्च एंड में उसका अप्रूवल आया, भरी कोविड में रेगुलेटर से मार्च एंड में अप्रूवल आया, तो मैंने अपनी टीम को बोल दिया कि लॉन्च कर दो। एक साहब ने मुझे लिखा कि ये कोई टाइम होता है लॉन्च करने का, कोविड का टाइम चल रहा है, और S&P 500 का जहाँ तक सवाल है वो तो गिर के फिर उठ गया। ट्विटर पे मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं दिखाऊंगा, वो साहब ने लिखा है कि ऑन मॉरल ग्राउंड आशीष एंड मोतीलाल ओसवाल शुड विड्रॉ दिस फाइलिंग ऑफ S&P 500 ऑन रॉन्ग टाइमिंग एंड मॉरल ग्राउंड। ये अप्रैल 2020 का मैसेज है। उसके बाद देखो क्या हो गया S&P 500 को। तो जैसे फिर एक किसी ने कॉल दिया कि भाई चाइना में पैसा लगाओ, तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि भाई ये सब प्रोडक्ट हम अवेलेबल कराते हैं ताकि आप एसेट एलोकेशन करो और आपका एडवाइज़र या सलाहकार जो भी हो आपको बताएगा करना क्या है। चाइना यार, चाइना में मतलब वो डेमोक्रेसी भी नहीं है, ऑटोक्रेसी है। एक आदमी का दिमाग में आया
कि भाई ये इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे को पता नहीं है, इसको पसंद नहीं है, इसको आप हाउस अरेस्ट में डाल दो, राइट? ओ सर, आप तो एक्चुअल स्टोरी बता रहे हो। समझे, आप तो कमेंट करना ये एक्चुअल स्टोरी है और अभी भी। हाँ, तो मैंने बोला कि भाई ये चाइना वाइना पे कॉल मत दो यार, ये कॉल देना हमारा काम नहीं, तुमको कैसे पता कि वहाँ पर जो डिक्टेटर है वो क्या करेगा, राइट? तो फिर देखो क्या हुआ, उसके बाद तो उन्होंने सबसे बड़े आदमी को हाउस अरेस्ट में डाल दिया, फंस गया पूरा। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, जिसमें हम रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछने वाले हैं सर से। कुछ रैपिड क्वेश्चंस होंगे जिसके रैपिड आंसर्स मिलने की हमें उम्मीद है। आप बिना सोचे समझे जो आपके फर्स्ट दिमाग में आता है वो लोगे। अडानी या अंबानी? अंबानी। अंबानी या टाटा? अंबानी। अंबानी या आईटीसी? अंबानी। अच्छा, यू आर बिग फैन ऑफ अंबानीज। हाँ, मतलब क्योंकि क्या है कि मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो मतलब 2-3 चीज़ें मैं आपको बोलता हूँ। एक तो मुझे ना कंपनी का जो कंपनी का वो टैगलाइन है ना, आप सोचिए इतने इंस्पिरेशनल लीडर होंगे मिस्टर धीरू भाई अंबानी, मेरे ख्याल में 40-50 साल से ग्रोथ इज लाइफ। आप देखो आनंद, आप कंपनी का एनालिसिस करते हो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो करते हो, कैश फ्लो प्रोजेक्शन करते हो, ग्रोथ का है ना पूरा। भाई 50 साल पहले एक विजनरी आदमी ने अपना टैगलाइन बनाया, ग्रोथ इज लाइफ, सबसे इंस्पिरेशनल है। अब देखो, अगर हम सब अभी थोड़े टाइम पहले कोविड की बात कर रहे थे, अगर वो टेलीकॉम नेटवर्क नहीं होता तो इंडिया नहीं होता। आप इतने सारे स्टार्टअप्स वगैरह को इतनी वाहवाही हो रही है, ये टेलीकॉम नेटवर्क के बिना नहीं होता। सो आई थिंक थ्रू आउट मेरे बचपन से लेके अभी तक, मैं एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बचपन से लेके अभी तक आई थिंक इट्स ए इंस्पिरेशनल जर्नी जो मैंने देखा है। इंटरेस्टिंग। आपकी फेवरेट आईपीएल टीम? फेवरेट आईपीएल टीम इज मुंबई इंडियंस एंड इवन केकेआर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जैसे हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की भी बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, अगर कोई एक म्यूचुअल फंड हाउस है जो 1 लाख करोड़ मैनेज कर रहा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी? इट शुड बी एटलीस्ट 300 करोड़। 300 करोड़। सो अगर कोई 20 लाख करोड़ मैनेज करेगा तो उसकी अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी। नहीं, आज तो नहीं, बट इवेंचुअली पहुंचेंगे 20 लाख करोड़ पे, हम पहुंचेंगे इंडिया में बहुत हाँ, जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मेरे ख्याल में एसबीआई म्यूचुअल फंड जो सबसे बड़ी है और काफ़ी इलस्ट्रियस परफॉर्मेंस है, मेरे ख्याल में दे आर अबाउट टू रीच 10 लाख करोड़। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आपका फेवरेट इंस्पिरेशन जिससे आपने बहुत सीखा हो? तो मैं तो यार अनंत, ऑनेस्टली आई हैव बीन ब्लेस्ड विथ ग्रेट बॉसेस। मैं आपको लाइन से बता सकता हूँ। देखिए, मेरे पहले बॉस पंकज राजदान, जो हाल फिलहाल में बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ थे, फिर अब वो अपने एज ए प्राइवेट इन्वेस्टर हैं, अब वो इंडस्ट्री में नहीं है, तो पंकज राजदान। देन नीलेश शाह। देन अभी के जो आईसीआईसीआई के सीईओ हैं निमेश शाह। देन मेरे मोतीलाल ओसवाल, रामदेव अग्रवाल, और अभी जो हमारे फाउंडर है, बहुत इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है, प्रशांत खेमका। तो आई वुड से दैट बॉसेस के मामले में तो भाई मेरे जितना लकी, मतलब मेरे को नहीं लगता मैं इन लोगों के जितना अच्छा बॉस हूँ या बनूंगा, लेकिन मैं खुद बॉसेस के मामले में बहुत लकी हूँ। एक चूज करना हो तो? रामदेव जी। रामदेव सर। बिकॉज आई थिंक उन्होंने मेरे को इन्वेस्टिंग भी सिखाया, लेकिन बिजनेस थिंकिंग। सो जो बोलते हैं ना कि भाई अ गुड बिजनेसमैन इज़ अ गुड इन्वेस्टर एंड अ गुड इन्वेस्टर इज़ अ गुड बिजनेसमैन, वो जो पूरा का पूरा। और रीडिंग हैबिट्स, मतलब मुझे रीडिंग का शौक था, लेकिन आप शायद जानते नहीं हैं, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया एज अ सीईओ, मोतीलाल जी, रामदेव जी, दोनों ने मुझे एक किताब पकड़ाया कि भाई बिजनेस के बारे में मैं किस तरीके से सोचता हूँ, वो ये किताब है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। सो आई थिंक वेरी गुड एक्सपीरियंस विद बॉसेस। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर, मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटर स्टॉक? फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटर स्टॉक माय एम्प्लॉय मोतीलाल ओसवाल, एम्प्लॉयर। और बिगेस्ट वेल्थ डिस्ट्रक्टर इन लाइफ, कौन सा स्टॉक में सबसे घाटा लगा? जो वेल्थ डिस्ट्रक्टर था, लेकिन मतलब तब बहुत, जब हैसियत ही नहीं थी, तब 15-20 हज़ार रुपये उड़ गया, वो था मैस्कॉट सिस्टम्स करके 1999 के तेजी में। अब मुझे पता है कि फिर उसका टेक ओवर करके फिर कुल मिला करके वो कंपनी मर्ज हो गई है कहीं पे, और जो लोग अभी तक वो स्टॉक पकड़े हैं, मेरे ख्याल में उसका फिर आईगेट ग्लोबल हुआ होगा, फिर उसने पटनी लिया होगा, तो अब मुझे नहीं पता है, लॉस्ट ट्रैक। जो रहे उनका पैसा बना है, बट मेरा तो बहुत नुकसान हुआ था, और तब मेरे हैसियत नहीं थी, मतलब तब मेरे को सिर नीचे झुका के माफ़ी मांग के मम्मी से पैसा मांगना पड़ा था, तो दैट वाज वेरी बैड। अगर आप वाइट ओक के सीईओ नहीं होते तो आज क्या कर रहे होते हैं? मुझे लगता है लॉयर होता मैं। लॉयर होते हैं। इंटरेस्टिंग। टुवर्ड्स द लास्ट एंड हम चल रहे हैं, एक ऐसा झूठ जो हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को बोला जाता है।
कहीं से भी सुने, चाहे वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से सुने, एडवाइजर सुने, कंपनी से सुने, क्या झूठ है वो जो उनको आप कहोगे कि नहीं ये झूठ है? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हम लोग बार बार SIP बोलते हैं ना, SIP से लंबा कंपाउंडिंग होता है, उसमें मेरा कोई डाउट नहीं है। लेकिन यार क्या है कि मैं देखता हूँ कि इंडस्ट्री में बहुत सारे SIPs जो है ना, वो उसमें कोई गणित नहीं है, उसके पीछे कोई साइंस नहीं है, कोई 100 रुपया 500 रुपया हर महीने लगाया जा रहा है। तो क्या है, मुझे ऐसा लगता है सपने नहीं दिखाने चाहिए, थोड़ा गणित को भी सामने रखना चाहिए। जैसे आपने मेरे को बोला कि मैंने कैसे पैसे बनाया, तो आप क्या मानते हैं कि मेरा 50,000 साल का तनख्वाह था और मैं आपको बोलूँगा कि SIP करते करते मैंने पैसा बना लिया, तो मैंने आपको सच बोला ना कि भाई पहले कैपिटल कहाँ से आया, करेक्ट? तो वो रियलिटी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सपने नहीं दिखाने चाहिए। देखिए जैसे बहुत बार ऐसे आते हैं कि आपकी लाइफ बना देंगे, आपके सपने पूरे कर देंगे, ये इमोशनल एडवर्टाइजिंग इज रॉन्ग, सख्त नफरत है मेरे को। सो एक ऐसी चीज़ जो एक साल में इनके बहुत काम आ सकती है, मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा, होता क्या हम 10-10 साल की बात करते हैं, 10 साल के लिए बोलते हैं इन्वेस्टेड रहो, बहुत पैसा, सब छोड़ दो, हम एक साल में आपसे वापस बात कर लेंगे। अब तो एक साल को क्या करना है इनको, एक साल, एक एडवाइस। अभी मई 2024 में बहुत डर का माहौल मुझे दिख रहा है और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मार्केट बहुत चल गया, बहुत महंगा है। बिल्कुल गलत है, मार्केट महंगा नहीं है, मार्केट बहुत चल गया ऐसा नहीं है। आप अभी जाके देख लो, लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 15 ईयर्स निफ्टी का CAGR 14 से 15% है। तो मैंने तो ऐसा बबल कभी देखा नहीं है जहाँ पे निफ्टी का CAGR 14-15% है, करेक्ट? तो मैं तो बोलूँगा कि सब हमें, अभी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पूछेंगे ना, बोलेंगे कैसे इन्वेस्ट करना, बोलेगा 6 महीने का STP कर दो। मैं बोल रहा हूँ लमसम डालो अभी, राइट? साल के एंड में US इलेक्शन आएगा, कुछ ऊंच नीच होएगी, वो होएगी, ठीक है, बट अभी आप अगर पैसा लगाओगे 2 साल में आप पछताओगे नहीं। अकॉर्डिंग टू मी सारे के सारे जब बबल प्रेडिक्ट करते हैं, सारे के सारे जब बैकफुट पे है ना, पैसा लगाना चाहिए। जितना डर का माहौल है उतना डरने की जरूरत एक्चुअली है नहीं। ब्रिलियंट, आई थिंक इट्स अ परफेक्ट एंड टू दिस कंप्लीट डिस्कशन। मजा आया तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। अगर आप सर को भी फॉलो करना चाहते हो ट्विटर पे, तो मैं ट्विटर पे सर का जरूर हैंडल दे दूंगा, क्योंकि काफी इन्फॉर्मेशन मुझे वहां पर मिलती है, मेरे को बड़ा मजा आता है। डिस्क्रिप्शन को आप चेकआउट कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड वी विल सी यू वेरी सून।